तो हेलो दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिस सेट 7 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 8। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 8 का सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता, जो कि सी हो जाएगा। एक मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कोलकाता। और इसका जो मतलब और कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा कोलकाता का जो ये संग्रहालय है, इसको इम्पीरियल नाम से भी जाना जाता था। इम्पीरियल संग्रहालय भी नाम से जाना जाता था। और ये मतलब इसका मतलब ब्रिटिश का टाइम से ही ये मतलब चल रहा था। तो उसके बाद और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। वानिकी अनुसंधान स्थान स्थित है। तो यहाँ पे वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? तो ये आंसर इसका 2 का हो जाएगा डी, जो कि आपका यहाँ पे देहरादून होगा। तो यहाँ पे डी का हो जाएगा देहरादून। और इसका मतलब स्थापना जो है 1906 में इसका स्थापना हुआ है। और ये आपका 1906 में स्थापना हुआ है। और ये 1911 ईस्वी में इसे विश्वविद्यालय का अनुदान भी प्राप्त किया गया है। जैसे यहाँ पे इसको 1911 में विश्व का अनुसंधान मतलब विश्वविद्यालय में इसको शामिल किया गया था। विद्यालय में इसको शामिल किया गया था। और इसका जो और भी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र संघ जो कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 का ए, जो कि आपका यहाँ संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय यहाँ पे आपका यहाँ न्यूयॉर्क में है। और इसका जो है यहाँ और ये आपका संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर को हुआ था। 24 अक्टूबर को मतलब स्थापित हुआ था 1945 में। और इसका जो 1945 ईस्वी में हुआ था। और यह संस्था अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक और बनाने में सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानवाधिकार और विश्व शांति के लिए माना जाता है। और ये मतलब उसके लिए ही समर्पित है। और इसका मुख्यालय जो कि आपको पता ही है न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका में है, इसको मतलब यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। तो ये आंसर इसका आंसर हो जाएगा आपका साहित्य अकेडमी, जो कि बी में होगा। और ये भाषा सम्मान साहित्य अकेडमी द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार संबंधित भाषाओं के प्रचार और आधुनिकीकरण या संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। अब भाषा सम्मान पुरस्कार एक भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है जो हर साल प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार का वितरण का प्रारंभ साहित्य अकेडमी द्वारा इसको 1996 में स्टार्ट किया गया था। और 1996 से इसको मतलब दिया जा रहा है हर वर्ष, जो कि प्रत्येक वर्ष। और इस एकेडमी ने मान्यता प्राप्त 24 भारतीय भाषाओं में पुरस्कार प्रदान करती है, जो कि ये 24 भाषा में इसको मतलब यहाँ पे ये पुरस्कार दिया जाता है। भारत में दिया जाता है। उसका बाद और भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। प्रसिद्ध कीर्ति पॉवर्टी एंड वन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का सी, जो कि यहाँ पे दादा भाई नौरोजी होगा। तो यहाँ पे देखिए 5 का सी होगा दादा भाई नौरोजी। और ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गया था। और इसका प्रकाशन आपका 1901 में किया गया था, 1901 में। और ये नारोजी ने पुस्तक अंग्रेजों द्वारा भारत से धन की निकासी और प्रभाव पर प्रकाश डाला था। मतलब भारत में अंग्रेज जो भी पैसा वैसा मतलब इधर उधर करता था, उसका यहाँ पे खुलासा किए हुए थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बिहार का बिहार का शोक किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि बिहार में शोक नाम से कोसी नदी को जाना जाता है। और इसका आपका कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। और इसका उद्गम आपका नेपाल से होता है, नेपाल से। और यह बिहार के कटिहार जिले से कुर्सेला में मतलब कटिहार जिले से होते हुए कुर्सेला में मिल जाता है। कटिहार जिला से होते हुए
आपका कुर्सेला, कुर्सेला में मिल जाता है, कुर्सेला में मिल जाता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है, तो इसका 7 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि आपका यहाँ पे योजना और विकास विभाग होता है। और ये आपका जो है, तो ये संबंधित सतत विकास और विकास के लक्ष्य है, जो कि सतत विकास का लक्ष्य यहाँ पे निर्धारित होता है। तो ये सतत विकास लक्ष्य का निर्धारित करता है, लक्ष्यों को निर्धारित करता है इसको। और क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा में निर्वाचित सदस्य की संख्या कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 318, जो कि यहाँ पे आपका ये सिफारिशों पे चयन होगा। और ये आपका यहाँ पे ए का हो जाएगा। और ये आपका जो 1956 को सिफारिश दिया गया था, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और यह जो है, तो ये आपका 1977 में इन निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 325 कर दी थी। 1977 में 325 सीटों की संख्या कर दिया गया था। और भी यहाँ पे देखिए, और ये जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिया था, जो कि यहाँ पे झारखंड को 2000 में अलग कर दिया गया था। 2000 में झारखंड को अलग कर दिया था, और ये जो आपका यहाँ पे देखिए, और इसका जो वर्तमान में इसको 243 सीटों पे ही मतलब सिमट गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम 23 का 9 का हो जाएगा आपका क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि आपका यहाँ पे जल के वहन के लिए यहाँ पे पादप में जाइलम उत्तरदायी है। और इसका अन्य बात देख लेते हैं। जाइलम सविहीनी पौधों में पाए जाने वाले एक प्रकार का उत्तक है, जो जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिजों को पहुंचाता है। फ्लोएम पौधों में पाए जाने वाला अन्य उत्तक है, जो संपूर्ण पौधे में सुक्रोज और अन्य पोषक तत्वों का परिवहन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। डिटर्जेंट का निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लाइपेज, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा प्रोटीएज, जो कि यहाँ पे ए हो जाएगा प्रोटीएज। तो इसका जो अन्य बात हम लोग जान लेते हैं। डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला प्रथम एंजाइम प्रोटेज है, और ये कपड़ों से चिकनाईदार प्रोटीन युक्त धब्बे हटाने के लिए डिटर्जेंट में उपयोग किए जाते हैं। डिटर्जेंट का निर्माण में प्रयुक्त होने वाले अन्य एंजाइम जैसे एमाइलेजेस है, और उसका बाद आपका यहाँ पे सेलुलोस है। उसके बाद यहाँ पे आपका लाइपेस है, जो कि यहाँ पे LIPS होगा शायद। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया कंप्लीट। 11, किस जीव में पौधों और जंतुओं का लक्षण पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि इग्लूनो होगा। और इसमें आपको पौधों और जंतुओं दोनों का लक्षण पाए जाते हैं। और इसका और भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। तो इसे जंतुओं और पादपों के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। इसमें हरित लवक पाया जाता है। यह कशाभिका की सहायता में गति करता है। तो क्वेश्चन नंबर 11, बेकिंग सोडा है सोडियम, इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि बाइकार्बोनेट होता है। और ये आपका 12 का आंसर डी हो जाएगा, जो कि और इसका फॉर्मूला होगा NaH, उसके बाद NaHCO3 इसका फॉर्मूला होगा। सॉरी, NaH ऐसे नहीं होगा, NaHC उसके बाद O3, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा बेकिंग सोडा का। और ये आपका
और इसका मतलब बेकिंग, इसे खाने वाला सोडा, इसे मतलब सोडा भी कहा जाता है। और इसका प्रयोग प्रति अम्लों जो कि अम्लीयता कम करने के लिए किया जाता है। सोडा युक्त पेय पदार्थ के रूप में अग्निशामक के रूप में भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा, तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का डी, जो कि आपका यहाँ पे स्थिर रहती है। और कुछ अन्य बात देख लेते हैं। आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा स्थिर रहती है, अर्थात समतापी परिवर्तन में आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल तापमान पर निर्भर करती है, न कि दाब या आयतन पर। तो इसका आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 14, पानी में घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस, जो कि बी होगा। और इसका कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान बढ़ने पर जल का आयतन बढ़ता है, अर्थात इसका घनत्व कम हो जाता है। जल एक असाधारण गुणों वाला द्रव्य है और साधारण तापमान में वृद्धि के साथ पदार्थों के घनत्व में वृद्धि होती है, लेकिन जल एक अपवाद है। क्वेश्चन नंबर 15, आपका क्वेश्चन नंबर 15, प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? तो इसका 15 का आंसर हो जाएगा, जो कि बी, और इसमें बी होगा, जो कि ऋणात्मक होता है। और इसका चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति ऋणात्मक होती है। ये ऐसे पदार्थ है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाता है, जैसे पारा हो गया, तांबा हो गया। और आपका पारा, तांबा, नाइट्रोजन आदि। पारा, तांबा, नाइट्रोजन और आदि। तो ये आपका यहाँ पे समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का परम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज तक, जो कि 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होगा। और क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा आपका डी। और इसका मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का परम परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। इन तरंगों को हमारे कान सुन सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति वाले तरंगों को पराश्रव तरंगे कहा जाता है। पराश्रव मतलब जो सुना ना जा सके। मनुष्य के कान इन ध्वनि को नहीं सुन सकते, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इन्हें सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, न्यूटन के गति के कितने नियम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि 3 नियम है। और ये आपका ₹15 received on PhonePe। भूकंप किस पैमाने पर मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिक्टर। और इसका आंसर तो मैंने बता ही दिया, 3 हो जाएगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि यहाँ पे 17 लक्ष्य सिद्धांत किए गए हैं, जो कि 17 आप लोग का यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक अधिक संपन्न, अधिक समतावादी और अधिक संरक्षित विश्व का रचना करना है। तो इसका आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में पूंजी खाते परिवर्तनीयता और पर कौन सी समिति बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20 का सी, जो कि तारापुर समिति होगा। और इसका और भी समिति और इसका जो कृषि जातों मतलब इसका अध्यक्ष देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा देखते हैं यहाँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ समिति, जो कि यहाँ पे समिति राज्य समिति होगा, राज्य समिति। तो राज्य समिति आपका यहाँ पे राज्य समिति कृषि के लिए होगा, कृषि के लिए होगा। उसके बाद रंगराजन समिति होगा, रंगराजन समिति। रंगराजन समिति होगा भुगतान संतुलन के लिए, भुगतान संतुलन के लिए।
संतुलन, यहाँ पे संतुलन लिख लीजिए, तो ये संतुलन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे और भी है, तो यहाँ पे और भी है जो कि तारापोर समिति पूंजी खाते, तारापोर जो कि अभी क्वेश्चन उसी पे आया था, तारापोर समिति आपका यहाँ पे हो जाएगा ये पूंजी खातों के लिए, पूंजी खातों के लिए। और यहाँ पे और एक है मुखर्जी समिति आपका यहाँ पे किसके लिए है, तो यहाँ पे मुखर्जी समिति हो जाएगा आपका बुनियादी स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए। तो यहाँ पे चलिए, तो फिर से यहाँ से करते हैं, तो आप ये समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में 21 देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जिसका 17% पर स्क्वायर किलोमीटर है, वैसे नहीं, 17% पर स्क्वायर किलोमीटर, तो इसका ये हो जाएगा। और सबसे अधिक हो जाएगा आपका बिहार, जो कि 17 पर स्क्वायर किलोमीटर है बिहार। तो और इसका क्वेश्चन में 21 का और भी अन्य फैक्ट देख लेते हैं, जो कि और राज्य जनसंख्या घनत्व का यहाँ पे देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पे जो राज्य घनत्व का इसमें हिसाब है, तो ये ऐसा है, सबसे अधिक जनसंख्या है बिहार का, बिहार सबसे मतलब इसमें अधिक है। उसके बाद होगा आपका यहाँ पे बंगाल होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे बंगाल के बाद केरल होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश होगा, यूपी। तो इस तरह ये मतलब सबसे ज्यादा अधिक घनत्व बिहार का है, उसके बाद है आपका वेस्ट बंगाल, उसके बाद केरल का है, उसके बाद यूपी का है। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोग, और जैसे कि अरुणाचल का है, अरुणाचल का आपका 17 हो जाएगा पर स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद यहाँ पे बिहार का हो जाएगा आपका सबसे कम, इसका अरुणाचल का है सबसे कम, और सबसे अधिक आपका बिहार का है जो कि 1106 है, और ये मतलब सबसे अधिक है, तो ये सबसे अधिक। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का आपका सी हो जाएगा, जो कि व्यापार नीति हो जाएगा, जो कि घनत्व नहीं है। और ये आपका सी का, इसका और भी कुछ देख लेते हैं। जैसे राजकोषीय नीति किसी भी देश का समग्र आर्थिक ढांचे का एक महत्वपूर्ण घटक है। राजकोषीय नीति के कुछ प्रमुख घटक इस प्रकार है: बजट, कराधान, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण तथा राजकोषीय घाटा, अर्थात व्यापार नीति राजकोषीय नीति का घटक नहीं है। तो इसका आंसर ये सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट की एजेंसी जारी करने वाला कौन है, तो इसका हो जाएगा आंसर बी, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक होगा, आरबीआई। और इसका कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। तो आरबीआई जो है, तो आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, तो इसका आरबीआई का स्थापना हो जाएगा 1 अप्रैल, आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को होगा। और ये आपका जो 1935 का यहाँ पे स्थापना हुआ था, और यहाँ जो 1937 में ये इसको आरबीआई कोलकाता से यहाँ से 1935 में स्थापित हुआ था कोलकाता में, लेकिन कोलकाता से 1937 को यहाँ मुंबई में ले जाया गया, मुंबई में ले गया, इसको मतलब स्थानांतरित कर दिया, जो कि ट्रांसफर होता है। तो और यहाँ पे और भी कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। और आरबीआई को राष्ट्रीयकरण किया गया था, मतलब आरबीआई को राष्ट्रीयकरण आपको यहाँ पे 1949 को किया गया था। 1949 में इसको मतलब सरकारी बैंक घोषित कर दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, रुकिए 1 मिनट। महलों का शहर किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि कोलकाता को कहा जाता है। और इसका जो 1911 तक भारत की राजधानी थी,
जो कि और ये कोलकाता 1911 तक कोलकाता 1911 तक आपका यहाँ पे भारत का राजधानी था, भारत का राजधानी कैपिटल। और ये 1911 अंग्रेजों द्वारा फिर भारत की राजधानी को अंग्रेजों द्वारा यहाँ पे आपका 1911 तक मतलब कोलकाता राजधानी था, और 1911 के बाद दिल्ली हो गया, जो कि 1911 का बाद दिल्ली को यहाँ पे आपको मतलब दिल्ली को कैपिटल बना दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई हाई यहाँ पे पेट्रोलियम से संबंधित है। तो इसका और अन्य फैक्ट देख लेते हैं। मुंबई हाई पेट्रोलियम से संबंधित है। पेट्रोलियम टर्शियरी युग के अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, और भारत में पेट्रोलियम उत्पाद में सर्वाधिक योगदान जो कि आपूर्ति क्षेत्र का है। और ध्यात्व है कि स्वतंत्रता का उपरांत देश में पेट्रोल का संभावित भंडारों का खोज के लिए ओएनजीसी जो कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का स्थापना 1956 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 जो कि पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि तिलहन से संबंधित है। तो इसका और भी फैक्ट देख लेते हैं। पीली क्रांति या पीत क्रांति भी कहा जाता है इसको, पीत क्रांति भी कहा जाता है इसको। तो ये इसका जो जनक है, तो इसको जनक का नाम है सैम पित्रोदा इसका पीली इसका मतलब जनक है, सैम पित्रोदा। और ये जो मतलब पित्रोदा है, तो ये मतलब भारत को पीत क्रांति का जनक माना जाता है। और पीली क्रांति में कौन सा आता है? तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा फसल आता है यहाँ पीली क्रांति में। तो यहाँ पे पीली क्रांति में आपका यहाँ पे आएगा सरसों होगा, तिल होगा, सरसों तिल। उसके बाद आपका यहाँ पे सोयाबीन होगा, सोयाबीन होगा। उसके बाद आपका कुसुम होगा, कुसुम होगा। फिर सूरजमुखी होगा, सूरजमुखी के बाद आपका नाइजर होगा, नाइजर के बाद आपका आलसी होगा, आलसी का बाद आपका यहाँ पे अरंडी होगा। तो ये सब आपका यहाँ पे जो है, तो ये तिलहन में मतलब तिलहन उत्पादन में जाना जाता है। और तिलहन उत्पादन आपका 1986 में शुरू किया गया था, 1986 में इसको शुरू किया गया था। और तो चलिए दूसरा आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि 1936 होगा। और ये 1936 को यहाँ पे अलग किया गया था उड़ीसा को, जो कि और इसका कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। तो अन्य फैक्ट ऐसा है कि यहाँ पे 1 अप्रैल 1936 को 1936 को उड़ीसा को अलग कर दिया गया था। और यहाँ पे और जिसे कि बिहार से अलग किया गया था, बिहार प्रांत से। तो ये बिहार कब अलग हुआ था? तो बिहार 1912 में अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? वेस्ट बंगाल से बिहार 1912 में अलग हुआ। फिर बिहार से यहाँ पे बिहार 22 मार्च 1912 को यहाँ पे अलग हुआ था। और ये आपका उड़ीसा आपका यहाँ पे 1936 में अप्रैल में अलग हुआ था। और ये मतलब जो है, और फिर बिहार से और एक है तो झारखंड। तो झारखंड आपका यहाँ पे अलग हुआ था 2000 में अलग हो गया था, जो कि 15 नवंबर 2000 में झारखंड बिहार से अलग हो गया था। और ये मतलब इस अलग कैसे हुआ था? तो 1798 और 99 के बीच एक मतलब यहाँ पे
1798-99 के बीच यहाँ पे मतलब यहाँ पे आंदोलन हुआ था, जिसका मतलब दुर्जन सिंह और लाल सिंह द्वारा विद्रोह हुआ था। दुर्जन सिंह और लाल सिंह द्वारा विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 आपका यहाँ पे 28 देख लेते हैं। तो 1966 में बंगाल के जंगल महल के आदिवासी ब्रिटिश के खिलाफ जल जंगल बचाव के लिए शोषण से मुक्ति के लिए चौरी विद्रोह का प्रारंभ किया था, जो कि चौरी विद्रोह। हाँ, क्वेश्चन नंबर 28, नाथुला पास किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि आपका 28 का। और भी कुछ फैक्ट देख लेते हैं। नाथुला पास सिक्किम राज्य में स्थित है। यह भारत और चीन के बीच एक खुली व्यापारिक सीमा पोस्ट है। सिक्किम राज्य में स्थित अन्य दर्रा जो कि जेलेपला दर्रा है, जेलेपला दर्रा। तो ये आपको समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29, जल प्रदूषण का कारण क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा आपका डी, जो कि यहाँ पे इनमें से कोई नहीं है। और कुछ इसका मतलब डी क्यों नहीं है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। दिए गए सभी विकल्प जल प्रदूषण का कारण है। तो ये मतलब जल सॉरी, इनमें से सभी होगा। क्वेश्चन डी, इनमें से सभी, और जितना भी दिया गया है सभी जल प्रदूषण का कारण हो गया है। तो इसका जो आपका यहाँ पे और भी देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 30, निम्नांकित में से कौन सी भौतिक भूगोल का एक शाखा नहीं है? तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा आपका डी, जो कि कृषि भूगोल। और कृषि भूगोल यहाँ पे आपका भौतिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, जिसमें पृथ्वी के भौतिक रूप का अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल की 4 प्रमुख शाखाएं हैं, जैसे भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान तथा जैव भूगोल। क्वेश्चन नंबर ये समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। एस्किमो जनजाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में निवास करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, जो यहाँ पे मतलब निवास करते हैं, उत्तरी अमेरिका। तो इसका कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं, जो कि एस्किमो जनजाति उत्तरी अमेरिका में निवास करता है। और यह जनजाति मुख्य, तो ये कहाँ पाया जाता है देख लेते हैं। तो ये पाया जाता है आपका, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कहाँ ये पाया जाता है। तो ये आपका कनाडा में पाया जाता है। कनाडा में पाया जाता है। उसके बाद यहाँ आपका कनाडा का बाद अलास्का में पाया जाता है। अलास्का में पाया जाता है। उसके बाद ग्रीनलैंड में पाया जाता है। ग्रीनलैंड में पाया जाता है। उसके बाद आपका यहाँ पे और एवं साइबेरिया में भी पाया जाता है। अभी एक साइबेरिया जो ये हुआ था, साइबेरियन चुड़ैल बोल के वायरल हुआ था, तो वहाँ भी ये पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 88.50, जो कि लगभग 88.50 है, जो कि यहाँ। और इसका कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। तो इसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है ये, और यह हिमालय का हिस्सा में आता है, और ये हिमालय से निकलता है मतलब। तो यहाँ पे आप लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि बिहार हो जाएगा। और बिहार कुछ इसका अन्य फैक्ट देख लेते हैं। भारत के बिहार राज्य को कर्क के उत्तर स्थित है। और कर्क रेखा भारत का 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो निम्नलिखित है, जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 34, जैसे यहाँ पे 34, भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा दी? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति, जो कि बी होगा, 35 का बी। और ये स्वर्ण सिंह समिति 1976 ने नागरिकों को मूल्य कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने की अनुशंसा दी थी। विदित है कि आपातकाल के दौरान
भारतीय संविधान के भाग 4A में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को समावेशन किया। इससे पूर्व मूल संविधान के मौलिक अधिकारों को अवधारणा को रखा ही गया, परंतु मौलिक कर्तव्यों को इस पर शामिल नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 35 टोटल 35 हो गए कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है? तो इसका 36 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया। और संपत्ति का अधिकार अब संविधान के अनुच्छेद 300 जो कि क या 300A के तहत एक अधिक विधिक अधिकार रह गया। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान में किस अनुसंधान अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल जोड़े गए? तो इसका आंसर हो जाएगा 42, जो कि क्वेश्चन 37 का आंसर हो जाएगा ए। भारतीय संविधान में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल जोड़े गए। ट्रिब्यूनल आद्य न्यायिक निकाय होते हैं जिनकी स्थापना कानून के तहत उस कानून या प्रशासनिक कानून के अंतर्गत मामलों से उत्पन्न होने वाला विवादों पर निर्णय लेने के लिए आमतौर पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 38, ग्राम पंचायत की सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा? तो इसका आंसर रहेगा बी, जो कि 15 होगा। क्वेश्चन नंबर 38 का बी, नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि 7 दिनों बाद होगा। 38 का आंसर ए हो जाएगा। तो ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य ग्राम पंचायत के मुखिया को स्वयं लिखकर अपनी सदस्यता का त्यागपत्र दे सकता है। इसका त्यागपत्र 7 दिन की समाप्ति पर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में मतदाताओं की पंजीकरण करवाना उत्तरदायित्व है। तो ये आपका डी में होगा, डी, निर्वाचित आयोग का। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री कर्तव्य का वर्णन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि 167 हो जाएगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 41, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का डी, जो कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 124 में है और इसका बढ़ोतरी भारतीय संसद कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 42, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1908, जो कि सी। तो 42 का सी हो जाएगा, जो कि मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में घटी थी। इस घटना की को क्रांतिकारी खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था को स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 43 का सी, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 का 1 में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि का शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने के अधिकार है। और अनुच्छेद 29 का नागरिकों के सामूहिक अधिकार का रक्षा करना है। अनुच्छेद 29(2) को नागरिकों की व्यक्तिगत सम्मान और अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 30(2) को अल्पसंख्यकों वर्गों को संस्कृत और शिक्षा के संबंधी अधिकार पुष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 44, लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 44 का बी, जो कि वह नरमपंथी कांग्रेस नेता है। तो इसमें सही नहीं है, वो गरमपंथी नेता थे जिसका मतलब जिसमें लाल बाल पाल आते हैं, जिससे लाल स्वर्गीय लाला लाजपत राय, बाल स्वर्गीय बाल गंगाधर तिलक, जो कि यहाँ पे लोकमान्य तिलक के विषय में है। और उसके बाद पाल हो गया बिपिन चंद्र पाल। तो क्वेश्चन नंबर 45, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि महात्मा गांधी। और 45 में महात्मा गांधी होगा, जो कि करो या मरो का नारा राष्ट्रपिता
महात्मा गांधी ने दिया था। भारत के स्वतंत्रता के बाद प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम का नारा दिया था। और ये भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उल्लेखनीय है कि दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 46, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 46 का ए, जो कि चौरी चौरा कांड, जो कि 4 फरवरी 1922 को 22 के चलते हुए हिंसा के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा। चौरी चौरा कांड गोरखपुर जिले की चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था, जिसमें अंग्रेजों से नाराज भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे 22 सिपाहियों की मौत हो गई। क्वेश्चन नंबर 47, आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आनंद मठ का लेखक, इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि आनंद मठ बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 में किया था। और भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसे उपन्यास से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 48, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी का राजधानी कौन सा था? तो इसका 48 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि आपका यहाँ पे रायगढ़ था। और रायगढ़ के बारे में कुछ और जान लेते हैं। रायगढ़ जिला मुंबई के दक्षिण में स्थित है। बाद में शिवाजी के उत्तराधिकारियों ने राजधानी सतारा रही। और इसका शिवाजी के गुरु कौरदेव थे, और शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 49, सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी होगा। और ये आपका अलाउद्दीन खिलजी वंश का एक महानतम एवं शक्तिशाली शासक था, जिसका कार्यकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक, यानी कि 30 साल, यानी कि आपका यहाँ पे लगभग 30 साल यहाँ पे राज्य हुआ। इसी ने सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण कराया था। और ये आपका 20 साल का ये शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 50, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो इसका 50 का आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि गुरु गोविंद सिंह ने किया था। और सिख संप्रदाय की स्थापना सिखों के प्रथम गुरु, जो कि गुरु नानक देव ने की थी। और गुरु अर्जुन सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे। इन्होंने सन 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। इनका जन्म पटना में हुआ था। और गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया। क्वेश्चन नंबर 51, चौसा की लड़ाई में शेरशाह को किसने हराया? शेरशाह ने किसको हराया? तो 51 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि हुमायूं को हराया था। और चौसा का युद्ध, जो कि 26 जून 1539 ईस्वी में शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ। और इसका बाद शेरशाह ने इस युद्ध के पश्चात अल सुल्तान आदिल या शेरशाह की उपाधि धारण की। क्वेश्चन नंबर 52, किस मध्यकालीन संतों के उपदेश अभंग में संकलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 52 का बी, जो कि तुकाराम होगा। और मध्यकालीन संतों में तुकाराम महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय के संत और कवि थे। उनके उपदेशों और अभंग में संकलित किया गया था। रविदास भी एक मध्यकालीन के संत थे। इन्होंने जात पात को घोर विरोध किया। क्वेश्चन 53, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन है? तो इसका आंसर 53 का हो जाएगा ए, जो कि आराम शाह होगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तराधिकारी आराम शाह है। और वह दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की ही शासक थे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सत्तासीन हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद लाहौर के अमीरों ने जल्दबाजी में उसे दिल्ली का शासक बना दिया, परंतु वह अयोग्य निकला। आराम शाह की हत्या कर इल्तुतमिश दिल्ली का शासक बना। क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से किसकी नियुक्ति 1764 के बाद बिहार के उप दीवान के तौर पर हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा 54 का बी, जो कि सितब राय होगा।
और 1764 में बक्सर का लड़ाई लड़ी गई थी और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवान अधिकार प्राप्त हुआ। इसी समय कंपनी ने 2 भारतीयों और उपदीवान नियुक्त किया और मोहम्मद रजा खान को बंगाल का और राजा सिताब राय को बिहार का उपदीवान नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 55 बिम्बिसार किस वंश का राजा था? तो इसका क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि हर्यक वंश का राजा था। क्वेश्चन नंबर 56 कौशाम्बी किस महाजनपद का राजधानी था? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 56 का हो जाएगा डी, जो कि कौशाम्बी वत्स महाजनपद का राजधानी थी। तो यहाँ पे महाजनपद देख लेते हैं, उसका राजधानी देख लेते हैं। महाजनपद वत्स जो कि कौशाम्बी है, इसका राजधानी काशी का वाराणसी, कौशल का होगा आपका श्रावस्ती, कुरु का होगा इंद्रप्रस्थ, चेदी का होगा शक्तिमती और उसके बाद यहाँ पे मगध का होगा राजगिरी, मल का होगा कुशीनगर, सुरसेन का होगा मथुरा और उसके बाद अंग का होगा चंपा। क्वेश्चन 57 कृषि की शुरुआत संभवतः कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 57 का बी, जो कि 7000 ईसा पूर्व के आसपास कृषि का शुरुआती की गई थी और कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था और नवीनतम खोज के अनुसार संत कबीर नगर के लहुरादेव स्थल से प्राचीनतम कृषि का प्रमाण 8000 ईसा पूर्व प्राप्त हुए हैं। मनुष्य द्वारा उपयोगी लाई जाने वाली प्रथम फसल जौ था। क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी के सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो इसका रोपर, लोथल, बालाथल, कालीबंगा। तो 58 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि आप बालाथल होगा। अब बालाथल सिंधु घाटी से संबंधित स्थल नहीं है। यह स्थल राजस्थान के उदयपुर जिले में बालाथल गांव के पास बेचर नदी के पास एक जो है, तो यहाँ पे टीले के पर स्थित ताम्रप्रसानिक स्थल है। इस सभ्यता की खोज 1962 ईस्वी में डॉक्टर V.N. मिश्रा द्वारा की गई थी। तो और भी ऑप्शन में कुछ देख लेते हैं इसका आंसर, जो कि लोथल का गुजरात में हो जाएगा, कालीबंगा आपका यहाँ पे राजस्थान होगा, रोपर हो जाएगा आपका पंजाब। इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि बालाथल। क्वेश्चन नंबर 59 हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा नीति आयोग का सहयोग से स्वावलंबनी पहल को शुरू किया गया? क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से 1 मार्च 2025 से स्वावलंबनी पहल को शुरुआत किया। इस पहल का उद्देश्य उच्च शिक्षा नहीं है और ये आपका यहाँ पे और भी कुछ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता दोहा डायमंड लीग 2025 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 60 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि द्वितीय स्थान प्राप्त किए थे और पहला इसमें पाकिस्तान हो गया था। और तो इसका चलिए ये 60 तक कंप्लीट हो गया, जो कि हम लोग का जीके जीएस का पार्ट था 60 तक। और अब हम लोग करेंगे वाहनों का पार्ट पुर्जा और लुब्रिकेशन और रखरखाव। नहीं अभी मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमावली तथा यातायात नियम का संकेत हम लोग पढ़ेंगे, जो कि 61 से 80 तक होगा। फिर 81 से आपका दूसरा हो जाएगा, जो कि रखरखाव और ये क्या और कुछ होता है वो हो जाएगा। तो चलिए 61 से शुरू करते हैं। किसी गाड़ी को ओवरटेक करने की अनुमति देने के लिए दाएं तरफ का इंडिकेटर देना चाहिए। तो इसका 61 का आंसर हो जाएगा ए, सही है। क्वेश्चन नंबर 62 इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है? तो इसका आंसर है 62 का डी, जो कि विभाजिका में खाली जगह है। तो इसका मतलब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 ओवरटेक करते समय आगे वाले वाहनों को किस ओर निकलना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 63 का हो जाएगा बी, जो कि दाईं ओर से निकलना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये आप है ना, नहीं ये दूसरा एक गाड़ी है, ठीक है, और ये आप है, आपको ओवरटेक करना है तो आप यहाँ ये ऐसे करके जाना है, तो ये दाई हो जाएगा।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। वाहन की हाई स्पीड लाइट को दूसरे वाहन से कितनी दूरी पर दीपर देना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी, जो कि इसका क्वेश्चन नंबर 64 का क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि 150 मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 65, मोटर वाहनों का स्थायी पंजीकरण के लिए बिक्री प्रमाण पत्र के साथ फॉर्म नंबर, आपका यहाँ पे 65 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि फॉर्म नंबर 21 होना चाहिए। सड़क चिन्ह आवश्यक बाएं मोड़ में चिन्ह व प्रक्षेपण क्रमश रंग होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे नीले और सफेद, जो कि 66 का आंसर हो जाएगा ए। तो ये आपका मतलब वो करना ही होगा, उसका नीला मतलब अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 67, जब आपको सड़क के किनारे पीला लाइन दिखाई दे तो आपको क्या करना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि अपना वाहन पार्क या रोके नहीं, मतलब वहां पे रुकना भी नहीं है, पार्क भी नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 68, यात्री ले जाने वाले परिवहन वाहन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो कि होता है के लिए परमिट कौन जारी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 68 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि आपको यहाँ पे राज्य परिवहन प्राधिकरण जो कि एसटीए या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण जो कि आरटीए जैसे कि रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, और एसटीए का हो जाएगा स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 69, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 130 के तहत वर्दी में एक पुलिस अधिकारी या परिवहन विभाग का अधिकारी किसी चालक से क्या प्रस्तुत मांग सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर रहेगा आपका डी, जो कि उपरोक्त सभी मांग सकता है। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। बिना परमिट के किसी परिवहन वाहन को चलाने के किस अधिनियम नियमावली का उल्लंघन है? तो इसका 70 का आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि ये आपका मोटर वाहन अधिनियम 1988 का उल्लंघन है। क्वेश्चन नंबर 71, यदि कोई वाहन मरम्मत या बदलाव के लिए कार्यशाला जो कि वर्कशॉप में है तो उसे चलाने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है, तो उसके लिए किस प्रकार के परमिट उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि ट्रेड सर्टिफिकेट होगा। और क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के अनुसार सड़क पर नो पार्किंग क्षेत्र में वाहन को खड़ा करने पर क्या कार्रवाई हो सकती है? 72 का आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि जुर्माना और या वाहन को टो करना, मतलब इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, या तो टो करके ले जाएगा उसका जुर्माना लगेगा। किस प्रकार का वाहनों के लिए स्पीडोमीटर का होना अनिवार्य है? क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि आपका यहाँ पे दोपहिया वाहनों के लिए स्पीडोमीटर जरूरी है। तो सॉरी 73 का अनिवार्य नहीं है, तो इसका दोपहिया वाहन के लिए अनिवार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74, सड़क दुर्घटना की स्थिति में चालक का कर्तव्य का उल्लेख मोटर वाहन अधिनियम के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 74 का सी, जो कि आपको यहाँ पे धारा 134 में लिखा हुआ है, जो कि आपका धारा 134 में यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पे सड़क दुर्घटना के चालक का कर्तव्य का लिखा गया है 134। मोटर वाहन चलाने का प्रशिक्षण देने वाले स्कूलों जो कि ड्राइविंग स्कूल की स्थापना विनियम किस धारा के तहत किया जाता है? क्वेश्चन 75 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि धारा 12 के तहत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर, बिना किसी गलती के दायित्व जैसे नो फॉल्ट लायबिलिटी का सिद्धांत किसने, जिसके तहत कुछ मामलों में मुआवजे के लिए चालक की गलती साबित करना आवश्यक नहीं है, किस धारा में उल्लेखित है? तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि धारा 140 में उल्लेखित। तो क्वेश्चन नंबर 77, ड्राइवर के लर्निंग लाइसेंस है तो आय सीमा कम से कम क्या होनी चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 18 होगा 77 का क्वेश्चन, सॉरी बी हो जाएगा 16 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 78, डुप्लीकेट लाइसेंस प्राप्त करने के प्रक्रिया के अंग है, तो इसका 78 का आंसर हो जाएगा आपका डी, जो कि सभी इसमें उपयुक्त होगा। क्वेश्चन नंबर 79, रात के समय वाहन चलाते समय हेडलाइट समस्या
किस परिस्थिति में होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। रुक रुक कर लगातार चलती पीली बताती है, क्या अर्थ है? तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि धीमे गति करो और सावधानी से आगे बढ़ो बोल के। तो अभी क्वेश्चन नंबर 81 से हम लोग यहाँ पे वाहनों के पार्ट पुर्जे, लुब्रिकेटिंग और रख रखाव के बारे में देखेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 81 है। तो क्वेश्चन नंबर इग्निशन सिस्टम की बैटरी का क्या कार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि यहाँ पे आपका लो टेंशन करंट देना है। क्वेश्चन नंबर 82, ऑटोमोबाइल में टायर रोटेशन का उद्देश्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि एक समान घिसावट देना होता है। क्वेश्चन नंबर 83, सभी टायरों की बराबरी घिसावट सुनिश्चित करने के लिए ये क्या किया जाता है? तो इसका एक क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर रहेगा बी, जो कि यहाँ पे टायर रोटेशन। क्वेश्चन नंबर 84, डिफरेंशियल में क्राउन व्हील के डैश के साथ जुड़ा होता है। तो इसका 84 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि 84 का आंसर सी हो जाएगा, जो कि डिफरेंशियल केज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से कौन सा फ्लाईव्हील का कार्य है? क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे आपका 85 का डी होगा, जो कि सभी उपरोक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 86, स्टार्टर मोटर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि आपका यहाँ पे सीरीज मोटर होती है। क्वेश्चन नंबर 87, डायनामो किस प्रकार का करंट बनाता है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर हो जाएगा एसी, जो कि डायनामो यहाँ पे अल्टरनेट करंट का दिशा बनाता है। और क्वेश्चन नंबर 87 का ये हो जाएगा, जो कि और आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 88, कैटालिटिक कन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर बी हो जाएगा, जो कि आपका एमिशन नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 89, डीजल इंजन में गवर्नर का कार्य क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर हो जाएगा आपका डी, जो कि किसी भी लोड पर इंटरमीडिएट स्पीड को बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 90, एक डीजल इंजन में ईंधन फीड पंप का माउंट किया जाता है। तो इसका 90 का आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि यहाँ पे इंजेक्शन पंप पर किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 91, पिस्टन हेड या अत्यधिक कार्बन जमने पर क्या परिणाम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 91 का आंसर हो जाएगा आपका डी, जो कि 92 देख लेते हैं। थर्मोस्टेट वाल्व खुलता है, थर्मोस्टेट वाल्व खुलता है। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर हो जाएगा ए। कास्टिंग आयरन के अनुसार इंजन हेड के प्रकार के कितने होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 95, सुपर चार्जिंग द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर हो जाएगा बी। तो 96 देख लेते हैं। एयर क्लीनर को तेल से क्यों भरा जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 96 का आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि वायुमंडल से मिट्टी और धूल को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 97, रेडिएटर में पानी कम हो जाने का कारण है। तो 97 का आंसर हो जाएगा आपका डी, जो कि ये सभी कारण होते हैं रेगुलेटर में पानी कम होना। क्वेश्चन नंबर 89, क्रैंक केस में क्लच स्लज डैश के मामले मिलने से बनता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। एक्सटर्नल कंबशन इंजन में ईंधन जलाने का स्थान होता है। तो इसका आंसर 99 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं। स्टीम पिस्टन में कौन सी पैकिंग प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि कास्ट आयरन करते हैं। तो हम लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें 54 मिनट लग चुका है, क्योंकि इसमें अब लिख के समझाया था, इसीलिए यहाँ पे 54 मिनट लग गया। अगर ऐसे ही डायरेक्ट एक्सप्लेन करने पे 40 मिनट का अंदर हो जाता है। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता है अगली वीडियो में। जय